बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 7 दिसंबर 2022 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का। क्या रशिया की ये खामोशी किसी तूफान का पेश खैमा है? 3 बड़े हमले हुए रशिया के अंदर। पीर को 2 हमले और मंगल को 1 हमला। तीनों हमले रशियन एयर बेसिस के ऊपर थे, डीप इनसाइड रशिया। 700 किलोमीटर दूर जो रीजन्स हैं रशिया के, उनको टारगेट किया यूक्रेन ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि यूक्रेन के हमले थे, यूक्रेन के ड्रोन्स थे, सोवियत एरा ड्रोन्स इस्तेमाल किए यूक्रेन ने डीप इनसाइड रशिया अटैक करने के लिए। इतनी डीप कि आपका जो दारुल हुकूमत है रशिया का, मॉस्को, उससे 100 माइल्स के फासले पर जो रीजन है रियाजन, वहां पर भी मिलिट्री बेस को, एयर बेस को टारगेट किया यूक्रेन ने, जिसके नतीजे में बॉम्बर्स डैमेज हुए। रशिया के न्यूक्लियर कैपेबल जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो डैमेज हुए। तो क्या रशिया को अभी तक रिएक्ट नहीं करना चाहिए था? पीर, मंगल, अब बुध है, तो रिएक्शन क्यों नहीं आया? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि रशिया इज प्लानिंग समथिंग बिग। रशिया कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, कोई बड़ा रद्द अमल रशिया की जानिब से सामने आएगा, जिसके लिए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक मीटिंग तलब की गई। और उस मीटिंग के अंदर डिस्कस हुआ रशिया की इंटरनल सिक्योरिटी, जिसे यूक्रेन से खतरा है, वो डिस्कस हुआ इस मीटिंग के अंदर। और ये बात की गई कि अब रशिया के जो इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं, रशिया के जो बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस, उनको कैसे महफूज रखना है, इंक्लूडिंग मॉस्को, रशिया के दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी को भी डिस्कस किया गया इस मीटिंग के अंदर। और कुछ चीज़ें ज़ाहिर है इस मीटिंग की बाहर नहीं आई, उनमें ये डिस्कस हो सकता है कि हु वॉज बिहाइंड द सीन। क्या ये यूक्रेन ही था जिसने सोवियत एरा के ड्रोन्स इस्तेमाल किए, या फिर समवन इज हेल्पिंग बिहाइंड द सीन, कोई मदद कर रहा है यूक्रेन की सीन के पीछे। नेटो ममालिक जो हैं, क्या वो लॉन्ग रेंज वेपन प्रोवाइड करें, वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। नेटो का रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है, अमेरिका का भी रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। बहरहाल इस मीटिंग को कंडक्ट करने के बाद रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो पहुंच गए क्राइमिया का जो कर्च स्ट्रेट ब्रिज है, जिसे 2-2.5 महीनों पहले यूक्रेन के हमलों की वजह से वो डैमेज हो गया था ब्रिज। तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन, ये आपको नजर आ रहा होगा, गाड़ी ड्राइव करते हुए खुद क्राइमिया के ब्रिज के ऊपर पहुंचे और यहाँ पर जायजा लिया कि क्राइमिया का ब्रिज, जो कि वाहिद रास्ता है रशिया के पास, ये ब्रिज, क्योंकि क्राइमिया लैंड से नहीं मिलता रशिया के साथ, आप बीच में जो है ये ब्रिज है, तो ये ब्रिज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए। सप्लाई लाइन भी है। रशिया के फौजी जो कि क्राइमिया के अंदर मौजूद हैं, ना सिर्फ क्राइमिया बल्कि जो खिरसन रीजन है वहाँ पर भी, निप्रो रिवर के वेस्ट साइड पर जो ट्रूप्स मौजूद हैं उनके लिए भी सप्लाई लाइन ये ब्रिज है, जिसे विजिट किया रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने और जायजा लिया सिक्योरिटी का और काम का। सिक्योरिटी का जायजा क्यों लिया? रशिया के सदर ने सिक्योरिटी का जायजा इसलिए लिया क्योंकि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की रीसेंट स्टेटमेंट में आपको बता दूं, वो दौरे पर थे, ये आपको वीडियो नजर आ रही होगी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की निकले डोनेट्स्क में आपको बता दूं कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा लड़ाई चल रही है वो खिरसन के अंदर चल रही है, या फिर डोनेट्स्क रीजन के अंदर चल रही है। लोहांस्क और डोनेट्स्क को मिलाकर बनता है डॉनबास। डोनेट्स्क मुकम्मल तौर पर रशिया के कंट्रोल में नहीं है और रशिया का ऑपरेशन का जो फोकस है वो आजकल डोनेट्स्क रीजन पर है। बहुत ज़्यादा हमले रशिया की जानिब से रिपोर्ट हो रहे हैं। और एन उस वक्त यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दौरा किया फ्रंट लाइन्स का, फौजियों से मुलाकातें की, उन्हें कुछ मेडल्स भी दिए, कुछ अवार्ड्स भी दिए, वहाँ पर तस्वीर भी खिंचवाई और जो ज़ख्मी फौजी हैं उनसे भी मुलाकातें की। इस मौके पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सेल्फी मैसेज पर, ये सेल्फी मैसेज आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें पीछे वो दिखा रहे हैं कि आई एम इन डोनेट्स्क। तो इस मैसेज में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं फौजियों से मिलाया और आने वाले दिनों में मैं इन्हीं फौजियों से दोबारा मिलूंगा। डॉनबास के अंदर या फिर क्राइमिया के अंदर भी मैं इन्हीं फौजियों से मुलाकातें करूंगा। यानी कि हम दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं और इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे। सिमत का मतलब क्या है? सिमत का मतलब ये है, जो कि यूक्रेन के डिफरेंट जो डिफेंस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी कहा कि हम इसी तरह से, इसी अंदाज से रेजिस्ट करते हुए, रिएक्ट करते हुए अपना जो काउंटर ऑफेंसिव है उसे लेकर आगे बढ़ते रहेंगे और अपने इलाके रशिया से वापस लेंगे। इसका मतलब ये है कि डीप इनसाइड रशिया भी हमले जारी रहेंगे और यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव भी टूवर्ड्स क्राइमिया बढ़ता रहेगा। ये यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ये पैगाम दिया इस दौरे के दौरान, इन फौजियों से मुलाकातों के दरमियान। और 60 से ज़्यादा जो फौजी हैं उनका, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, उनका तबादला भी हुआ।
60 रशिया के छोड़े गए, 60 यूक्रेन ने रशिया के छोड़े और 60 रशिया ने यूक्रेन के छोड़े। उनसे भी मुलाकात की व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने और उन्हें भी कुछ अवार्ड्स वगैरह दिए। और उस मौके पर भी गुफ्तगू करते हुए यूक्रेन के सदर की गुफ्तगू से वाज़ेह हो रहा था कि डीप इनसाइड रशिया यूक्रेन के हमले जारी रहेंगे और क्राइमिया तक ऑपरेशन बढ़ता रहेगा। डीप इनसाइड रशिया जो हमले हैं वो ख़तरनाक हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि रशिया कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। तो ये जो हमले हैं यूक्रेन के, जो रशिया के अंदर इंपॉर्टेंट रीजन्स इवन के मॉस्को की सराउंडिंग्स में हो रहे हैं, तो रशिया का रद्दअमल बहुत ज़्यादा सख्त भी हो सकता है इन हमलों की वजह से, जो कि अभी खामोश है रशिया। तो अमेरिका के जो तर्जमान हैं नेड प्राइस, जो स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान हैं, ब्रीफिंग के दौरान उनसे सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि डीप इनसाइड रशिया जो हमले यूक्रेन की जानिब से किए गए, तो आप बताएं कि आपकी इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। सहाफ़ी ने कहा कि वो सोवियत इरा के ड्रोन्स थे, जो कि खुद रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा आप तो नहीं है, आपने तो वेपन प्रोवाइड नहीं किया, क्या आप इन हमलों को सपोर्ट करते हैं? तो नेड प्राइस ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। We have not provided Ukraine with weapons that it is to use inside of Russia. The president said very clearly some time ago, we are not enabling Ukraine to strike beyond its borders. We are not encouraging Ukraine to strike beyond its borders. Everything we are doing, everything the world is doing to support Ukraine is in support of Ukraine's independence. गुफ्तगू आपने सुनी। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान नेड प्राइस कह रहे थे कि हम ना सपोर्ट करते हैं यूक्रेन को इस तरह के हमलों में, ना एनकरेज करते हैं, यानी कि डीप इनसाइड रशिया यूक्रेन हमले ना करे। नेड प्राइस ने कहा कि हम यूक्रेन की मदद इमदाद इसलिए कर रहे हैं, असलहा गोला बारूद उसे इसलिए दे रहे हैं कि वो अपना दिफा कर सके अपनी सॉवरन टेरिटरी के अंदर, यानी कि यूक्रेन की बाउंड्रीज के अंदर अपने दिफा करने के लिए हम उसे असलहा प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए प्रोवाइड नहीं कर रहे कि वो रशिया के अंदर मॉस्को के करीब जो रीजन्स हैं उन पर हमला करता फिरे। इट मीन्स कि अमेरिका ये कहना चाह रहा है, इन अदर वर्ड्स अमेरिका ये कहना चाह रहा है कि बस आपका कंधा, ये ना हो कि रशिया और नेटो की जंग छिड़ जाए, इसलिए आप लिमिट्स में रहेंगे। नेड प्राइस ने अपनी ब्रीफिंग के दौरान का सहाफ़ी ने एक और सवाल किया। एंटनी ब्लिंकन, मैं आपको बता दूं अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक स्टेटमेंट दी, एक एड्रेस के दौरान उन्होंने कहा कि ड्यूरेबल पीस के लिए रशिया को अपनी फ़ौजें यूक्रेन से बाहर निकालनी होंगी। जो ही रशिया अपनी फ़ौजें यूक्रेन से बाहर निकाल लेगा तो फिर बातचीत की टेबल पर बैठना ठीक होगा। ऐसे नहीं, क्योंकि ऐसे रशिया टाइम गेन कर लेगा, टाइम ज़ाया करेगा, रीग्रुपिंग करेगा और यूक्रेन के ऊपर, इसी तरह एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर इसी तरह हमले रशिया जारी रखेगा। तो इस पर जो क्रेमलिन के तर्जमान हैं दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने कहा कि कोई चांस नहीं है, बातचीत की टेबल पर बैठने का इस वक्त कोई चांस नहीं है और रशिया का ऑपरेशन अपने अहदाफ तक पहुंचने तक जारी रहेगा। कॉन्फिडेंस कहां से आया रशिया में? डीप इनसाइड रशिया यूक्रेन हमले कर रहा है, 3 एयर बेसिस को आपकी टारगेट किया जिसका आपने रद्द-ए-अमल भी नहीं दिया, मीटिंग और स्टेटमेंट्स की हद तक आप रहे। तो इतनी कॉन्फिडेंट टोन क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव की क्यों है? उन्हें मालूम है कि अब पोजीशन क्या है। इसी वक्त का इंतज़ार रशिया कर रहा था। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, एनर्जी क्राइसिस, इन्फ्लेशन, सर्दियां, नेटो के अंदर इख्तलाफात और यूरोपियन यूनियन के अंदर भी। यूरोपियन यूनियन का इजलास हुआ जिसमें यूक्रेन के लिए 18 पॉइंट समथिंग बिलियन का लोन अप्रूव करने के लिए 27 जो ईयू मेंबर्स हैं उन्होंने कहा ओके 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 ओके। एक ने आकर कह दिया नो, वीटो कर दिया हंगरी ने, और हंगरी के वीटो करने से ये जो पैसा जाना था यूक्रेन को वो नहीं पहुंच सका। यूक्रेन कह रहा है हरी अप, लेकिन यहाँ पर अंदरूनी इख्तलाफात हैं जिन्हें लेकर यूरोपियन यूनियन की चीफ ने भी वाज़ेह किया कि चाइना और रशिया के इन्फ्लुएंस में जो यूरोपियन कंट्रीज़ आ रहे हैं उन्हें हम वार्न करते हैं कि इनका वक्त जो है वो अमेरिका और उसके इत्तेहादी नहीं आने देंगे, इसलिए आप हमारे साथ लाइन बना कर रखें और जो भी हम इकदामात उठा रहे हैं यूक्रेन के साथ देने के लिए तो उसके हक में वोट देते रहें। लेकिन हंगरी ने वोट जो है वो वीटो कर दिया इसको, और हंगरी इसके खिलाफ है। हंगरी कहता है कि नहीं, 18.89 बिलियन का जो लोन है वो मैं नहीं देता यूक्रेन को, अगर आपने अलहदा देना है, मेरे बगैर देना है तो दे दो, मुझे उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है, उस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। तो यूरोपियन यूनियन के अंदर इस तरह का झगड़ा चल रहा है। फ्रांस और जर्मनी ने हंगरी को सपोर्ट किया और फ्रांस और जर्मनी ने कहा
کہ ہنگری نے ویٹو اس لیے کیا کیونکہ تم نے یورپین یونین نے ہنگری کے ایسٹس فریز کر رکھے ہیں, منجمد کر رکھے ہیں, وہ اثاثے کھول دو تو ہنگری اپنی ضد سے پیچھے ہٹ جائے گا. اب یورپین یونین نے کہا کہ یہ تو بلیک میلنگ ہے, اور اس میں فرانس اور جرمنی جیسے پرومیننٹ یورپین کنٹریز کا ہنگری کا ساتھ دینا, اس پر بھی انٹرنیشنل میڈیا بہت زیادہ بات کر رہا ہے کہ فرانس اور جرمنی کا ایک بار پھر سے ٹلٹ ٹورڈز رشیا, اور جو ممالک جو یورپین کنٹریز رشیا کا ساتھ دیتے دکھائی دے رہے ہیں, یورپین یونین بلاک کو ویک کرتے دکھائی دے رہے ہیں, تو ٹورڈز دیم ہے فرانس اور جرمنی کا ٹلٹ. اور فرانس اور جرمنی کا ٹلٹ کیوں ہے, وہ امریکہ کے دورے کے بعد فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کو واضح ہو گیا کہ اب ہمیں خود سٹیپس لینے پڑیں گے, کچھ بولڈ سٹیپس لینے پڑیں گے امریکہ اور رشیا کو دیکھے بغیر. تو اس لیے فرانس اور جرمنی ایک تو نیگوشیشنز کی بھی کوشش کر رہے ہیں, پھر ہنگری جیسے ممالک کا بھی ساتھ دے رہے ہیں, اور بلاک کے اندر کچھ سیکیورٹی گارنٹیز جو فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ ہمیں رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن کی سیکیورٹی گارنٹیز انہیں دینی چاہیے, ان کے جو کنسرنز ہیں انہیں سننا چاہیے, فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ کانفیڈنس دے رہی ہیں کریملن کو, کانفیڈنس دے رہی ہیں ولادیمیر پوتن کو. اور ایک چیز تو ظاہر ہے کانفیڈنس دے گی کہ رشیا از اے جائنٹ, رشیا کے پاس ابھی بھی ایسے ایسے ہتھیار ہیں. یو کے کی ڈیفنس منسٹری نے کہا تھا, انٹیلیجنس دی تھی, جس کا جواب یوکرین کی انٹیلیجنس نے دیا ہے. یو کے نے کہا تھا کہ رشیا کے میزائل ہو گئے ختم, اب رشیا اتنی بڑی بڑی سٹرائکس نہیں کرے گا. 70 میزائل رشیا نے داغ دیے یوکرین کے اوپر منڈے کو. تو یو کے کی ڈیفنس منسٹری پھر جسٹیفیکیشنز دے رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ سینکشنز کے باوجود رشیا کو کہیں سے اسلحہ مل رہا ہے. تو یوکرین کی ڈیفنس منسٹری نے کہا کہ رشیا کے پاس انف سٹاک ہے اسلحے کا, گولے بارود کا, منیشنز کا, کہ وہ 6 مہینے بھی آگے اسی طرح ہیوی قسم کی جنگ لڑ سکتا ہے, اور فوجی بھی بہت زیادہ ہیں رشیا کے پاس. تو ایک کانفیڈنس رشیا کو یہ ایج تو ہے کہ رشیا کو معلوم ہے کہ ہو نہ ہو, کچھ بھی ہو جائے, آخری دم تک رشیا اس آپریشن کو جاری رکھے گا. اسے معلوم ہے کہ اگر یہ پورا بلاک نیٹو کا بھی آ جائے رشیا کے خلاف, تو رشیا کے پاس اتنے پاورفل نوکس ہیں کہ وہ اگر چلا دے تو پھر ناک آؤٹ ہی ہو جائے گا, سارا بلاک کا بلاک ناک آؤٹ ہو جائے گا. تو یہ کانفیڈنس ہے کریملن کو, یہ کانفیڈنس ہے رشیا کو, جس کی وجہ سے کریملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا کہ آپریشن اہداف کے حصول تک جاری رہے گا. اب کیا یوکرین کی جانب سے نیا سرپرائز رشیا کو دیا جاتا ہے اور اس پر رشیا کا رد عمل کیا ہوگا, یا پھر سرپرائز دیے جانے سے پہلے پوتن اب یوکرین کو ماسکو پہنچنے کا انتظار تو نہیں کرے گا. میرے خیال میں, میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق پوتن جو ہے اس میٹنگ کے دوران اس نے کچھ بڑا پلان کیا ہے جو کہ جلد یوکرین کو نظر آ جائے گا. نظر رکھیں گے, آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.